हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमारे एजुकेशनल चैनल कॉमर्स चॉइस में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से कॉमर्स से रिलेटेड सारी एजुकेशनल नॉलेज आप तक पहुंचाई जा रही है और उम्मीद है कि आप इस चैनल के माध्यम से आप जितने सारे ज्ञानार्जन की चीज़ें हैं उसकी फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक मैं लेकर के आया हूं वह मूलभूत बात यही है कि जो आईकॉम सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम होने वाली है उस संदर्भ में हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर हो सके और अच्छी से अच्छी तैयारी कैसे हम कर सके। तो ये हम लोगों का जो क्लासेस जो चलते आ रही थी उसमें पूर्ण रूपेण सारी चीज़ें हो चुकी है, लेकिन उसमें से एक चीज़ और उठाया गया है क्या कि शुरू से लेके अंत तक जो जो सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उस चीज़ को कैसे हम अच्छी तरीके से पुनरावृत्ति कर सके, रिवीजन कैसे कर सके और उस कोई ऐसी क्वेश्चंस हमारी छूट नहीं जाए जो हमारे एग्ज़ाम में जो आने वाली है और हम उस चीज़ को बना न सके। ये प्रयास करने की प्रयास किया जा रहा है। तो आज मैं इसलिए मैं हेडिंग्स में ही लिख दिया हूँ सेलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपको समझ में आ जाएगा किस चैप्टर से मैंने उठाया है, क्योंकि आपको तैयारी बहुत पहले से मैं करवाते आ रहा हूँ। तो मैं आपके बीच में क्वेश्चंस को पहले आपको रीडिंग कर दे रहा हूँ। कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो, ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख, 6% डिवेंचर्स 3 लाख दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है 4 लाख, करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है 1 लाख, फिक्स्ड एसेट्स 9 लाख एंड करंट एसेट्स 7 लाख। आपको निकालना है इस डाटा के माध्यम से डेब्ट इक्विटी रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो। आप अपने आप को ये महसूस कीजिए कि क्या मैं आपके बीच ये सवाल को रीडिंग किया आपको समझ में आया या नहीं आया। ये डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ये अपने आप में तुलना करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको अच्छी तरीके से बताता हूं कि कैसे कैसे हम इस चीज़ को निकालेंगे और डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है, प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है और बिजनेस में प्रोप्राइटरी रेशियो क्यों निकाला जाता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो क्यों निकाला जाता है। सबसे पहले क्वेश्चंस को समराइज करते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल आपका दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख। उसके बाद दिया हुआ है आपका 6% डिवेंचर्स। ये 6% डिवेंचर्स का मतलब क्या है कि ये जो भी ऋण पत्र कंपनी के द्वारा जारी किया गया है उसमें 6% के हिसाब से उसको डिवेंचर में ब्याज दिया जाएगा। अगर 10% डिवेंचर्स लिखा हुआ रहेगा तो इसका मतलब है कि उस डिवेंचर में 10% पर एनम के अनुसार से इंटरेस्ट पे आउट होता है। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया हूं कि डिबेंचर्स में ब्याज दिया जाता है और अंशों में लाभांश दिया जाता है। यानी इस क्वेश्चन में 6% डिबेंचर्स आपका है 3 लाख। उसके बाद आपका दिया हुआ है लोन दिया हुआ है आपका 4 लाख और करंट लायबिलिटीज यानी चालू दायित्व। ये चालू दायित्व किसको कहते हैं, तो वैसे दायित्व जिसका भुगतान हमें 1 वर्ष के अंदर करना है वह हमारा चालू दायित्व कहलाता है, और ऐसे दायित्व जिसका भुगतान हम 1 वर्ष के बाद करेंगे वैसे दायित्व को हम लोग दीर्घकालीन दायित्व कहते हैं, यानी कि आफ्टर 1 ईयर पे आउट करना रहेगा। तो अब नेक्स्ट आइटम दिया हुआ है आपके बीच में फिक्स्ड एसेट्स। ये अस्थाई संपत्तियां हमारा 9 लाख रुपया दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या है कि ऐसी संपत्तियां जो अस्थाई प्रकृति के ना हो, जिसको मौद्रिक रूप में परिवर्तन यथाशीघ्र किया जा सकता है, यानी
तुरंत मौद्रिक रूप में परिवर्तन होने की संभावना बनी हुई रहती है, वैसी संपत्तियों को हम लोग करंट एसेट्स के दायरे में रखते हैं। तो कितना रकम दिया हुआ है हमको? 7 लाख रुपया। और अब इसमें से एक चीज क्या निकालना था हमको? डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू व्हाट? एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू व्हाट? तो यहां पर हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर होता है लॉन्ग टर्म लोन्स बटा शेयर होल्डर फंड्स। ये आपको स्मरण रखना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स फंड। तो लॉन्ग टर्म लोन्स कौन सा हुआ? कि ऐसे लोन्स जो हमको 1 वर्ष के अंदर भुगतान नहीं करना है, जिसको मतलब 1 वर्ष के बाद भुगतान करना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो हमारा है लॉन्ग टर्म लोन्स में नहीं आएगा, बल्कि 6% डिवेंचर्स जो है हमारा 3 लाख, ये हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स में आ जाएगा। तो 6% डिवेंचर्स यहां लिखे हम, प्लस क्या आएगा? लोन्स। लोन के बारे में ऐसा कोई चर्चा नहीं दिया हुआ है कि जो हमारा करंट लायबिलिटीज शो करता हो, और यहाँ नेक्स्ट आइटम में आपका करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है। इसे लोन्स हमारा जो है यानी 4 लाख का जो भुगतान हमें करना है वह मुझे 1 वर्ष के बाद करना है, इसलिए इसे लॉन्ग टर्म लोन्स के दायरे में रखा जाएगा। अर्थात इस रकम को हम लोग लेते हैं, लोन को भी लेते हैं। अब शेयर होल्डर फंड्स कौन सा होगा? कि जो अंशधारकों का जो कोष या हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल है, इसे लिया जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल। अब 6% डिवेंचर्स कितना हो जा रहा है हमारा? 3 लाख। और लोन हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कितना दिया हुआ है? 4 लाख। और इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा कितना दिया हुआ है? 8 लाख। तो अब क्या हो गया? 4 और 3 7, 7 लाख बटा 8 लाख। तो मतलब 7/8। तो इसका रेशियो अगर हम निकालते हैं 7/8 का, तो कितना हो जाता है? 8 को 0.8 से थे 56, 64। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, यहाँ 6 बचा। 8 से थे 56, 5 8 8 बचे 40। मतलब हमारा रेशियो के रूप में कितना आया? 0.875:1। 0.875:1। तो ये लॉन्ग टर्म लोन्स क्या दर्शाया? शेयर होल्डर फंड्स क्या है? ये चीज को आपको मैंने चर्चा यहां पर किया कि ऐसे दायित्व जिसका भुगतान हमें 1 वर्ष के बाद करना है वह हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स में आ जाएगा। और शेयर होल्डर्स लोग के लिए जो फंड रखा हुआ है वह इक्विटी शेयर कैपिटल जो हमको यहाँ दिखाना पड़ेगा। तो जब हम डिवाइड कर लेते हैं तो 7/8 आया। तो इससे वस्तु स्थिति क्या है? क्या ये जितना ज़्यादा रेशियो बड़ा रहता है वह व्यापार के लिए कैसा पोजीशन रहता है? तो जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा वह व्यापार के लिए अच्छा पोजीशन नहीं रहेगा। यह डेब्ट इक्विटी रेशियो जितना छोटा रहेगा, जितना कम रहेगा, वह व्यापार के लिए सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन होता है, यानी संतोषजनक अवस्था होता है। जैसे हमारा शेयर होल्डर फंड्स के 1 के यूनिट पर आ रहा है और इससे कम हो रहा है तो यह व्यापार के लिए संतोषजनक है। अगर ज़्यादा रहता है तो यह हमारे व्यापार के लिए संतोषजनक स्थिति नहीं होता है, बल्कि असंतोषजनक हो जाता है। क्यों? क्योंकि दायित्व जितना कम रहता है व्यापार के लिए वह अच्छा होता है, दायित्व जितना ज़्यादा रहेगा वह व्यापार के लिए अच्छा नहीं रहता है। तो ये इस प्रकार से डेब्ट इक्विटी रेशियो को एंटरप्रेन्योर किया जा सकता है। डेब्ट इक्विटी रेशियो के बारे में समझा जा सकता है कि किस लिए निकाला जाता है व्यापार में कि डेब्ट इक्विटी रेशियो का निकालने का उद्देश्य रहता है
कि हमें देखना पड़ता है कि आज के तारीख में हमारे व्यापार का पोजीशन कैसा है, क्या हम दायित्व को भुगतान करने की क्षमता रखते हैं या नहीं रखते हैं, या इस व्यापार ये चीज़ निकाल के अवलोकन किया जाता है। अब दूसरा चीज़ निकालने के लिए बात कहा जा रहा है यहाँ प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो बराबर होता है, यहाँ लिख लीजिएगा बी आइटम में कि कैलकुलेशन ऑफ प्रोप्राइटरी रेशियो। ये प्रोप्राइटरी रेशियो बराबर शेयर होल्डर फंड्स बटा टोटल एसेट्स। तो शेयर होल्डर्स फंड्स हमारा निकाला हुआ है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। तो इक्विटी शेयर्स को हम ले सकते हैं यहाँ पर, इक्विटी शेयर कैपिटल। टोटल एसेट्स हमारा कितना हो जाएगा, ये फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स ये दोनों मिला करके हमारा हो जाएगा फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, ये दोनों मिला करके कितना हो जाएगा उसके रकम देखते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा दिया हुआ है 8 लाख और फिक्स एसेट्स हमारा कितना दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 लाख और करंट एसेट्स कितना दिया हुआ है 7 लाख। तो अब देखिए 8 लाख बटा 9 7 16 लाख, तो कितना है इसका 0.5 आ जाएगा इसका, अर्थात रेशियो के रूप में अगर लिखा जाए 1:2। मतलब ये प्रोप्राइटरी रेशियो क्या दिखाया कि संपत्ति के तुलना में इक्विटी शेयर कैपिटल का अनुपात कितना है। अगर यूनिट के देखा जाए कि 2 यूनिट हमारा अगर एसेट्स है टोटल एसेट्स, तो 1 यूनिट हमारा शेयर होल्डर फंड्स के रूप में दिखाया हुआ है, यानी कि ये भी पोजीशन ठीक है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो बटा शेयर होल्डर फंड बटा टोटल एसेट्स ये आप याद रखिए, और डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर लॉन्ग टर्म लोन्स बटा शेयर होल्डर फंड्स ये भी याद रखिए। सूत्र अगर याद रखिएगा तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगा और किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अब बात आता है एक क्वेश्चन ये है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक सवाल नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या है देखिए, मोहन is a partner in a firm. Mohan is a partner in a firm. He withdraws the following amount during the year 2016. January 31st, 1,000. March 31st, 8,800. June 1st, 1,200. August 1st, 800. October 31st, 1,000. Interest on drawing is to be charged 6% per annum. Calculate interest is to be charged on Mohan's drawing for the year 2016. मतलब मोहन के द्वारा जो आहरण किया गया है उस रकम पर आपको 6% ब्याज की दर से आपको निकालना है। लेकिन इसमें शर्त क्या दिया हुआ है कि ये मोहन जो अपने व्यापार से जो पैसा निकाल रहा है उसका तिथि जो है जनवरी 31 है, मार्च 31 है, जून 31 है, अगस्त 1 है और अक्टूबर 31 है। अब इसको निकालने के लिए सिस्टम क्या रहेगा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, लिखना पड़ेगा हमको कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहला है
डेट का कॉलम, अमाउंट, पीरियड ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पर डेट दीजिए, अमाउंट दीजिए, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, यहाँ पर पीरियड, पीरियड इन मंथ्स, मंथ्स में डाटा निकालना है, और यहाँ पर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हो गया। कितना रकम हो जाएगा? ये जनवरी 31, 2016, जनवरी 31, उसके बाद दिया हुआ है मार्च 31, उसके बाद दिया हुआ है जून 1, उसके बाद दिया हुआ अगस्त 1, उसके बाद दिया हुआ अक्टूबर 31, अक्टूबर 31। अब यहां पर अमाउंट कितना दिया हुआ है? 1000। इससे क्लियर क्या हुआ? जनवरी 31 को मोहन जो है अपने व्यापार से 1000 रुपया निकाल लिया। मार्च 31 जब आया तो 800 रुपया फिर निकाल लिया। जून 1 जब आया तो 1200 रुपया निकाल लिया, और जब अगस्त 1 आया तो निकाल लिया फिर 800 रुपया, और अक्टूबर 31 जब आया तो 1000 रुपया फिर निकाल लिया। तो पीरियड इन मंथ्स निकालना है आपको, कैलकुलेशन करना है कौन सा साल खत्म हो रहा है। तो आपका पीरियड अप टू इन मंथ्स 31/12/2016 तक। तो जनवरी 31 से आप कंपेयर कीजिए कि 31/12/2016 तक कितने समय तक या 1000 रुपया पैसा निकाल करके अपने पास रखा, तो 11 महीना। मार्च 31 जब आ गया और फिर 800 रुपया निकाल लिया, तो मार्च 31 से 31/12/2016 तक कितने महीना हुआ? तो यहां पर हो जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च तो समाप्त हो गया, यानी 12 महीना में 3 महीना समाप्त, तो मतलब 9 महीना। जून 1 जब आ गया तो जून 1 तो कंप्लीट हम लेंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 7 महीना इसमें रखा अपने पास पैसा। अगस्त जब आ गया तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीना। और अक्टूबर जब आ गया तो कितना हुआ? अक्टूबर 31 है इसलिए समाप्त। अगर अक्टूबर 1 रहता तो अक्टूबर को भी शामिल करते, लेकिन यहाँ अक्टूबर 31 है, इस वजह से अक्टूबर नहीं लिया जाएगा, नवंबर और दिसंबर लिया जाएगा, मतलब 2 महीना। अब प्रोडक्ट को मतलब इसको गुना कर लेना है। 11,000 रुपया हो गया इसका प्रोडक्ट गुणनफल। 8 गुना 9 बराबर 8 9 7200 रुपया हो जाएगा। आपका 12 गुना 7 बराबर 8400 रुपया हो जाएगा। 800 गुना 5 बराबर 4000 हो जाएगा। और आपका 1000 गुना 2 बराबर 2000 हो जाएगा। नो प्रॉब्लम। अब इसको टोटल को हम ऐड करते हैं तो हो जाता है 2 और 4 600, 11 और 7 18 और 8 26, 26 और 4 30 और 2 32,600 रुपया। अब ये 32,600 रुपया को हम कैसे करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन। यहां पर टोटल प्रोडक्ट यहां लिखेंगे, टोटल प्रोडक्ट, या इस प्रकार से लिख देते हैं 32,600 रुपया प्रोडक्ट हुआ, 6% का रेट हुआ, और 1/12 करेंगे हम। तो 6% का रेट के अनुसार से कितना निकल जाएगा? 6 दूना 12, 2 से कट जाएगा आपका, यहां पर 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 3260 गुना 1/2 मतलब हो गया इसका 1630 रुपया। मतलब इसका ब्याज जो दिया जाएगा 1630 रुपया दिया जाएगा। 3260 यानी 3260, यहां पर मिस्टेक हो रहा है, 32,600, 32,600 गुना 6/100 गुना 1/12, तो 6 दूना 12, 2 यहां कैंसिल हो रहा है, और यहां 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 326 गुना 1/2 बचा, तो आपको निकलेगा यहां 163 रुपया निकल रहा है। बात को अच्छी तरीके से समझ में आ गया
कि आपको निकालना क्यों है। अगर 2-3 प्रक्रिया होता है इसमें कि अगर वह पार्टनर अगर अपने पैसे को अपने व्यापार में अपने काम के लिए, अपने निजी काम के लिए अगर वह व्यक्ति पैसे की निकासी करता है तो वह मेरा आहरण के दर्जे में आता है, आहरण कहा जाता है। लेकिन व्यापार अलग है और उस व्यापारी का निजी जिंदगी अलग है। लेकिन वह पैसा अपने व्यापार से निकाल लेता है तो उस संस्था में उस पैसे के बदले में उसको ब्याज मिलना आवश्यक हो जाता है, तभी व्यापार की समृद्धि होती है। अब बात आता है क्या कि वह व्यापारी अगर अपने पैसे को निकासी महीना का शुरू में प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक महीने के शुरुआत में निकालता है तो हम लोग उस चीज को 6.5 महीने का ब्याज निकाला जाता है। लेकिन वही व्यापारी अगर अपने पैसे को यानी अपना आहरण जो कर रहा है वह प्रत्येक महीना का अंत के दिन में कर रहा है तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे हम कि वह 6.5 महीना के जगह पर जो 6.5 महीना जो निकाला जा रहा था शुरू वाले स्थिति में, तो हम अब निकालेंगे हम 5.5 महीना का। यानी कि वो ऐसे समझा जाए कि वह व्यापारी प्रथम माह यानी जनवरी के 31 तारीख को निकाल लिया पैसा, फिर 28 फरवरी या 29 फरवरी को निकाल लिया या 31 मार्च को निकाल लिया। तो वैसी स्थिति में हम लोग 5.5 महीना का ब्याज निकालेंगे। लेकिन वह 1 जनवरी को निकाला, 1 फरवरी को निकाला, 1 मार्च को निकाला, 1 अप्रैल को निकाला, यानी बिगिनिंग ऑफ द मंथ में निकाला, तो हम लोग 6.5 महीना का ब्याज निकालेंगे, ये याद रखिएगा। लेकिन अगर वही व्यापारी अपने व्यापार से जो पैसा निकालता है वह क्या करता है कि हम प्रत्येक महीना के बीच के दिन में निकालेंगे। यानी 15 जनवरी को निकाला, फिर 15 फरवरी को निकाला, फिर 15 मार्च को निकाला, 15 अप्रैल को निकाला, तो ऐसी स्थिति में हम लोग कितने महीने का निकालेंगे? 6 महीना के निकालेंगे। लेकिन ये स्थिति आता है क्या कि वह व्यक्ति क्या किया कि कभी अंत में निकाला और कभी पहले निकाला, तो ऐसी परिस्थिति में कौन सा रूल लागू करेंगे? तो ऐसी परिस्थिति में ये प्रोडक्ट का मेथड जो है इसको अप्लाइकेबल करना पड़ता है, इसको लागू करना पड़ता है, तभी उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकाला जा सकता है। जैसे मैंने इसमें कैलकुलेशन किया, जनवरी 31 को वह मोहन निकाल लिया 1,000 रुपया, फिर मार्च 31 आया तो 8,000 निकाला, फरवरी को नहीं निकाला वो, लेकिन फिर जून 30 ना करके जून 1 को निकाल लिया। मतलब कभी उसको जरूरत हुआ तो वह उसी समय निकाल लेता है, जब जरूरत उसे नहीं होता है वह पैसा नहीं निकालता। माने ये इरेगुलर है, अनियमित है, कोई सिस्टम का अनुकरण नहीं किया जा रहा। तो वैसी परिस्थिति में हम लोग प्रोडक्ट मेथड का सामना करना पड़ता है, प्रोडक्ट मेथड को अप्लाई करना पड़ता है, तभी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट को सॉल्व किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। लेकिन परिस्थितियां आती है क्या कि अगर वह व्यक्ति अगर महीना का शुरू में निकालता है तो 6.5 महीना का ब्याज निकालेंगे, अगर महीना का अंत में निकालेगा तो 5.5 महीना के निकालेंगे, और महीना का अंत में ना निकाल करके और ना शुरू में भी नहीं निकाला और ना अंत में निकाला बल्कि बीच के दिन में निकाला, यानी कि 15 तारीख को निकाला है, तो वैसी स्थिति में 6 महीना के निकालेंगे। इसको कैलकुलेशन और ट्रिक का आइडिया मैंने आपको क्लास में भी दिया हूं कि अगर 12 महीना तक निकाल रहा है तो इसको ट्रिक है ये, अगर स्मरण ना रख पाते हो तो आप याद रखिए 12 महीना, 1 महीना यहाँ प्लस कर दीजिएगा और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका 6.5 महीना यहाँ पर इजी वे में आ जाएगा। याद रखने की जरूरत नहीं है बल्कि समझने की जरूरत है। अगर यहाँ पर हो गया क्या कि अगर वह व्यक्ति महीना का अंत में निकाल रहा है तो हम क्या करेंगे, 12 महीना जो साल का होता है उसमें 1 महीना माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए आपका 5.5 महीना आ जाता है। 12 में 1 चला गया तो 11/2 करेंगे तो 5.5 महीना आ जाता है। लेकिन अगर बीच के दिन में निकालता है तो 12 में कोई दिन नहीं घटेगा, कोई महीना नहीं घटेगा, बल्कि 12 - 0/2, देखिए आपका 6 मंथ आ जाता है। जस्ट लाइक आप इस चीज को कैलकुलेशन करके आप इस तरीके से तोड़ सकते हैं कि अगर वह व्यक्ति, अगर सवाल में आ सकता है कि वह मोहन 12 महीना ना निकाल के 6 महीना निकालता है तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे, तो इसी चीज को ट्रिक जो आपको मैंने दिया हूं इसको आराम से कर सकते हैं कि 6 महीना जहां तक है तो उसको 12 महीना के जगह पर 6 महीना हो जाएगा। 6 महीना में महीना का शुरू में निकाल रहा है
तो +1 हो जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा, अर्थात 6 + 1 अर्थात 7/2, अर्थात इसका कितना महीना का निकलेगा, तो 3.5 महीना का निकलेगा। ओके, अब कहता है क्या कि वही मोहन अपने पैसे की निकासी अपने व्यापार से कैसे कर रहा है, तो महीना का अंत में कर रहा है, लेकिन कितने महीने तक, क्या 12 महीने तक, नहीं 6 महीने तक। तो 6 महीने तक अगर करेगा तो हम महीना का अंत में निकासी हो रहा है, इसलिए -1 हो जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 5/2 हो जाएगा, और जब डिवाइड करेंगे तो 2.5 महीना हो जाएगा। क्या आपको इसमें याद करने की कोई जरूरत है? नहीं जरूरत है। क्या जरूरत है? समझने की जरूरत है। और ट्रिक को अप्लाई कीजिए। आपको जो भी सिस्टम दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, उसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। और अगर बाय दी वही मोहन जो व्यापारी है वह क्या करता है कि अपने पैसे को निकासी जो कर रहा है वह महीना का बीच के दिनों में कर रहा है, यानी 15 तारीख को कर रहा है, लेकिन कितने समय तक, कितने महीनों तक, क्या 12 महीने तक? 12 महीने तक रहेगा तो ये कंडीशन लागू होगा, लेकिन अगर 6 महीने तक रहेगा तो ये कंडीशन लागू होगा। मतलब 6 में 0 घटेगा और 2 से डिवाइड होगा, मतलब 6/2 हो जाएगा और 3 महीने का हो जाएगा। तो ये आपका ये ट्रिक दिया हुआ है, ये कहीं आपके बुक्स में लिखा हुआ कहीं नहीं है कि ऐसे करना है, इस तरीके से ये चीज कर लेना है। लेकिन आपको जो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में ये चीज का सामना करना पड़ता है कि कौन सा परिस्थिति होगा जो 6 महीना का निकालेंगे, कौन सा परिस्थिति होगा कि 6.5 महीना का ब्याज निकालेंगे, कौन सा परिस्थिति होगा कि 2.5 महीना का निकालेंगे, कौन सा परिस्थिति होगा कि 3.5 महीना का निकालेंगे। तो ऐसे उलझन में जब स्टूडेंट पड़ जाते हैं, ऐसा उलझन होने लगता है, तो हमारा सवाल गलत भी होने की संभावना बन जाती है। तो सबसे आसान तरीका है कि हम जो ट्रिक को अपनाएंगे तो हमें कभी भी मिस्टेक कभी किसी हालत में नहीं हो सकती है, क्योंकि जो सवाल में कहा गया कि कितने महीने तक निकाला गया, 12 महीने तक निकाला गया, कि क्या महीना का शुरू में निकाला जा रहा है कि अंत में निकाला जा रहा है, ये आप समझ करके आप तुरंत इस ट्रिक को अपनाइए, आपका सॉल्यूशन तुरंत आपका यहां पर तैयार हो जाता है। माने आंसर किसी भी हालत में मिस्टेक नहीं हो सकता है, बल्कि एब्सोल्यूट आंसर आएगा आपका और हर तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और इस प्रकार से जो मैंने आज आपको मोटिवेट करके मैंने जो बताया, अगर आपको इससे गहराई से लेंगे, दिल से स्वीकार करेंगे कि हाँ ये सर जो बताएं ये मैं अप्लाई करके सारे सवाल को सॉल्व करके देख रहा हूं कि ये सारा सवाल हम जो सर के जो नियम के अनुसार से जो बताया हुआ है वह टोटली का टोटली फॉलो हो जाता है, टोटल का टोटल आंसर मिल जाता है, और बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक दिया हुआ है। आप इसको अनुकरण कीजिए बढ़िया तरीके से। और ये चैप्टर जो आपका कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मैटर जो है, जो वो चैप्टर से संबंधित जितने सारे सवाल है, ये सारा आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आशा और उम्मीद है कि आपको मैं आज जो क्लास में जो बताया, बहुत गहराई की चीज़ें बताई और सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिएगा आने वाले तिथि में कि जो मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट बाद में इस चीज़ को भी फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, निश्चित है कि उनका एग्जाम में एक अच्छा मार्क्स आएगा। और गहराई से अगर लेंगे तो बढ़िया रिजल्ट होने की संभावना है। अगर जॉली मूड में और जोक मूड में अगर इस चीज़ को लीजिएगा कि हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं देखेंगे तो कल देख लेंगे, कल नहीं देखेंगे तो परसों देख लेंगे, तो ये प्रक्रिया आपके बीच में रहेगी, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए आप स्टूडेंट को सलाह दी जाती है कि जब भी आपको ये यूट्यूब के जरिए पर या क्लास जिस समय ज्वाइन करते हैं तो उसको तुरंत उसको मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, उसको तुरंत क्लास हुआ उसी दिन उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही आवश्यक है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और अगर इस चीज़ की धारणा में आप रखे रहते हैं कि नहीं आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, क्योंकि यूट्यूब में रिकॉर्डेड है, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल करेंगे तो परसों कर लेंगे, ये प्रक्रिया अगर माइंड में रहेगी तो हो सकता है कि प्रैक्टिस अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। आज का क्लास को मैंने जो बताया वो हो सकता है कि वो कल आपको अच्छी तरीके से नहीं समझ में आएगा, और यही आज का काम आज ही खत्म कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसलिए इस धारणा से आप हटा दीजिए कि आज करे सो काल करे, काल करे से परसों, इतनी जल्दी क्या है, जीना है अभी बरसों, ऐसे धारणा में नहीं रहना चाहिए। ये उल्टी बानी वाली कहानी ये नहीं होनी चाहिए। आज का काम को आज ही खत्म कीजिए। और प्रत्येक दिन एक स्लोगन और दिया हुआ है कि अगर आपको एग्जाम में एक अच्छा रिजल्ट लेना है और एक अच्छा परिणाम लेना है तो आप निश्चित ये बात को, एक स्लोगन को याद रखिए कि ईच डे ईच सब्जेक्ट।
प्रत्येक विषय पढ़ने की कोशिश कीजिए, प्रत्येक दिन प्रत्येक विषय। आप भले एक समय एक विषय के लिए 1 घंटा दीजिए, 2 घंटा दीजिए, जो टाइम देना है, लेकिन प्रत्येक दिन आपका समय देना चाहिए प्रत्येक विषय में, क्योंकि सभी विषयों का वेटेड 100 मार्क्स है, और 100 मार्क्स में अगर सभी विषयों में अगर 60 प्लस आ जाता है तो फर्स्ट डिवीजन की सियोरिटी आपकी बनी रहती है। तो ये आपको जो भी बताया जा रहा है इस चीज़ को, इसको फॉलो कीजिए बढ़िया तरीके से। और जो आपको प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम महसूस होती है या बना रहे हैं और किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट्स कीजिए, आप पर्सनल व्हाट्सएप पे चैटिंग कीजिए। किसी तरह का प्रॉब्लम, आशा और उम्मीद है कि मैं कोशिश करूंगा कि आपका डाउट क्लियरेंस हो जाए। ओके, थैंक यू।